हेलो एंड वेलकम टू डियर ज़िंदगी। अभी तक के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से कंपनी जो थी उसको मुग़ल बादशाह द्वारा दीवान का दर्जा दे दिया गया था। उसको दीवान की सूबेदारी जो थी वो दे दी गई थी। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो थी उन्होंने मुग़ल बादशाह जो थे उससे बिहार उड़ीसा की दीवानी को ग्रहण कर लिया था। ठीक है। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल एम्परर जो थे उन्होंने अपॉइंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ दीवान ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के जो दीवान होते हैं उसके बिहाफ पर उसको वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया था या फिर स्टार्टअप दे दिया था। उसके बाद फर्स्ट जो कंपनी का जो ऑफिसर था जिसने दीवानी को एक्यूज किया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि सबसे पहले मुग़ल बादशाह से दीवानी लेने का वर्क किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कंपनी किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक नया सिस्टम जो कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था उसको कहा गया था महाल। महाल मीन्स होता है कि ब्रिटिश जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स तो होते हैं उसमें महाल यानी एक तरह से एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक इकाई या फिर उसको एक उस ग्रुप कह सकते हैं जिससे वो जो रेवेन्यू होता था उसको कलेक्ट किया करते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि उस टाइम पे महालवारी जो सिस्टम होता था, महाल का जो सिस्टम हुआ करता था, उसमें उन्होंने गांव के जो लोग होते थे, गांव के जो जितने भी विलेजेस होते थे उनके ऊपर डायरेक्टली जो वहाँ के राजा और महाराजा यानी कि किंग्स एंड वहाँ के जो जमींदार थे उनको जमींदारी दे दी थी। और वो किंग क्या करते थे कि लोगों से क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। यानी कि जिन लोगों से दीवानी प्राप्त करी थी ब्रिटिशर्स ने, आगे चलकर उन्हीं ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को अपना गुलाम बना लिया था और उनको क्या दे दिए थे, वापस अपनी दीवानी उनको ज़मींदारी के तौर पे दे दी थी। और वो लोग वहाँ के जो लोकल फार्मर्स थे, पीशेंट्स थे, उन लोगों से क्या करते थे, टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करने का वर्क करते थे। तो इसी को महालवारी सिस्टम कहा गया था। अब मेन जो पॉइंट्स होंगे आगे की क्लास में क्या होगा कि हमने अभी तक डिटेल डेट पढ़ा था। अब क्या इसमें जो मेजर जो पॉइंट्स होंगे उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जाती है और इतना लंबा एक चैप्टर के ऊपर ध्यान देना भी बहुत समझदारी वाली बात नहीं होगी। तो सबसे पहले नया सिस्टम आया था, एक न्यू सिस्टम डिवाइड। अब न्यू सिस्टम डिवाइड मतलब नया सिस्टम आया था, वो क्या था? तो यहाँ पर सीधे इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लीजिएगा कि इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविनेंस ऑफ बंगाल, in the northwestern province of Bengal, princely most of on the Uttar Pradesh, and Englishmen called it Holt Mackenzie devised a new system which came into effect 1822. He felt that he felt that Indian society needed to be present under the his director collectors went from the village to village, inspect the land, measure the fields, and decoding the custom and right to different groups. The estimated revenue of the each plot within in a village are added up to calculate revenue that each village mahal had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently and fixed. The charge of the collection revenue paying its company was given to the village headman rather than the zamindar. The system came to known as the Mahalwari settlement. ठीक है। अब देखिए कि हमने पहले महालवारी जो स्थायी बंदोबस्त पहले जो बताया था उसको परमानेंट सेटलमेंट था। अब जो नया जो सिस्टम था उसको कहा गया महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम में जो होल्ट मैकेंजी नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने नया सिस्टम स्टार्टअप किया था 1822 में। मैकेंजी जो एक को ये बिलीव था कि जो इंडियन जो कल्चर है, इंडियन जो सोसाइटी है, उस इंडियन सोसाइटी में जो कल्चरल जो थिंग्स है उसको कंजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ उन्होंने ऑर्डर दिया जिसके थ्रू आउट वहाँ के जो कलेक्टर्स थे, क्या थे, वहाँ के जो कलेक्टर्स थे, उन कलेक्टर्स जो थे उनको गांव जा कर के वो जो लैंड था उसको अलग अलग ग्रुप्स में क्या करना था, डिवाइड कर देना था। ठीक है। और उस गांव के कुछ ग्रुप्स बना दिए थे, हर गांव का क्या बना दिया था उन्होंने, एक ग्रुप बना दिया था। उस ग्रुप के अकॉर्डिंग गांव में ग्रुप के अकॉर्डिंग टैक्स को डिसाइडेड किया गया था। यानी कि पूरे गांव भर के लिए एक तरह का टैक्स नहीं था। गांव में जैसे किसी की ज़मीन कमज़ोर है या वीक है, किसी की बहुत अच्छी ज़मीन है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सब खेतों को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया था। ठीक है। और उस जो गांव के जो समूह था, गांव का जो ग्रुप था उसको कहा गया था महाल सिस्टम। इस जो रेवेन्यू
जो सिस्टम था इसको परमानेंटली तय नहीं किया गया था, इसको परमानेंटली फिक्सेशन नहीं किया गया था जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि पूरा जो गांव होता था वहाँ के जो पेशेंट्स होते थे या फिर जो फार्मर्स होते थे उन फार्मर्स से क्या था, परमानेंटली उनको एक टैक्सेशन दे दिया गया था कि आपके यहाँ पर प्रोडक्शन हो या ना हो, हमको पर ईयर इतना टैक्स चाहिए। इसको कहा गया था परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन जब ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा था तब एक नया सिस्टम आया था जिसको महालवारी सिस्टम किया गया। ठीक है, महालवारी सिस्टम को होल्ट मैगजीन ने 1822 में लागू किया था। इसके थ्रू आउट कलेक्टर्स जो थे वो गांव गांव गए, उन्होंने गांव के खेतों को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया और उन टुकड़ों के या फिर गाँव का जो समूह था, उन विलेजेस का जो ग्रुप था, उसको महाल के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और जहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट में परमानेंटली जो रेवेन्यू था उसको फिक्सेशन कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर महालवारी सिस्टम में उसको टाइम टू टाइम क्या किया जाता था, उसमें संशोधन या फिर उसको क्या बार बार बदला जाता था, है ना। ऐसे उसको बार बार क्या किया जाता था, बदला जाता था या फिर अमेंडमेंट किया जाता, उसमें चेंजेस किए जाते। ठीक है, और वहाँ से टैक्स कलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी थी वो किसी जमींदार के थ्रू आउट ना होकर के वो उस गांव का जो हेड होता था या फिर एक तरह से सभी जो सरपंच होते हैं उस तरह के लोग के पास जो महाल का जो सिस्टम था उसको कलेक्ट जैसे रेवेन्यू कलेक्शन का जो जिम्मेदारी थी उसको दे दी गई थी। ठीक है, और इसी के थ्रू एक नया सिस्टम और आया था जिसको मुनरो सिस्टम कहा गया था। अब आइए पढ़ते हैं मुनरो सिस्टम क्या होता था। मुनरो सिस्टम इन द ब्रिटिश टेरिटरी in the south, there was a similar move away from the ideas of permanent settlement. The new system that was devised come to known as the Rayatwar or Rayatwari. It was tried on a small scale by the Captain Alexander Reed in some of the areas that were in the some of the areas. Sorry, एक minute. In the some of the areas. Sorry. कहाँ गया, so he tried to scale, हाँ, in the some of the areas that were taken over by the company after the war with the Tipu Sultan. Subsequently developed in the Thomas Munro, this system was gradually extended all over the South India। तो ये जो मुनरो जो सिस्टम था पूरी तरह से साउथ इंडिया में लागू किया गया था। ठीक है, ये भी एक तरह से परमानेंट सेटलमेंट था, उसके अगेंस्ट या फिर उसके बिहाफ पर लागू किया गया था, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट क्या था, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। वहाँ जो न्यू सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था उसको रेतवारी कहा जाता, क्या कहा जाता था, रेलवारी। वहाँ का कैप्टन जो था अलेक्जेंडर, उसने टीपू सुल्तान के साथ कोई वार हुए थे, उसके बाद कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके थ्रू आउट टीपू सुल्तान का जो पूरा एम्परर था उसमें से कुछ पार्टीशन को कंपनी ने अपने इलाके में इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, और इसको यहाँ पर पहले उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे गाँव में या फिर छोटे प्लेसेस पर उसको इम्प्लीमेंट करके चेक किया था कि ये सिस्टम सही है या फिर धीरे। तो टॉमस मुनरो जो थे उन्होंने इस सिस्टम को बिल्ड किया था, इस कारण से इसका नाम क्या हो जाता है, मुनरो सिस्टम हो जाता है। पूरी तरह से इसका नाम क्या हो जाता है, मुनरो सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, उसके बाद रीड एंड मुनरो को ये लगता था कि जो ट्रेडिशनल जो जमींदार नहीं थे, नहीं ट्रेडिशनल जमींदार थे, तो उन्होंने क्या करा कि सीधे यहाँ पर जो फार्मर्स होते थे उन्हीं से क्या कर दिया, बंदोबस्त कर लिया, फिर सेटलमेंट कर लिया। उन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए किसको चुना, सीधा फार्मर्स को चुन लिया। और फार्मर्स को चुनने के बाद उन्होंने क्या कहा, फार्मर्स से ही टैक्स को कलेक्ट करने का सिस्टम को ईजाद किया। यहाँ पर देखो हमने 3 तरह के सिस्टम अभी तक रीड किए हैं जो कि टैक्स कलेक्शन का वर्क करते थे। सबसे पहला सिस्टम हमने पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, कंपनी को जो दीवानी दी गई थी यानी जो टैक्स कलेक्शन का काम दिया गया था, कंपनी के हेड ने पूरे एरिया को कवर अप करके वहाँ पर लोकल जमींदार और वहाँ के छोटे छोटे जो राजा होते थे उन लोगों को सिस्टम टैक्स कलेक्ट करने का काम दिया गया था। और उन लोगों ने किसानों के ऊपर या फार्मर्स के ऊपर सीधा टैक्सेशन कर दिया था कि पर ईयर आपको इतना टैक्स हमको सबमिट कराना है, चाहे आपकी प्रोडक्शन हो या नहीं हो, यानी चाहे प्रोडक्शन अपर हो चाहे लोअर हो, आपके टैक्स की जो रेट है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगी, सेम रहेगी। इसको कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। दूसरी जो सिस्टम आया था उसको कहा गया था महालवारी सेटलमेंट। अब महालवारी सेटलमेंट में क्या था कि होल्ट मैगजीन इसको शुरू किया गया था। इसमें गांव पूरे जो गांव का जो ग्रुप्स होता था उसके खेतों को या फिर उसके जो फार्म्स होते थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी तरह से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और जो विलेजेस का जो ग्रुप था उसको महाल कहा जाता था, क्या कहा जाता था,
महाल के नाम से उनको जाना जाता था। और राजस्व यानी कि टैक्सेस जो था, टैक्स को परमानेंटली तय नहीं किया गया था जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में हुआ था, बल्कि टाइम टू टाइम इसको संशोधन दिया, फिर इसको चेंजेस करते गए, यानी कि टैक्स फिक्स नहीं था, उसको बार बार चेंज किया जाता था। और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो वर्क होता था वो ज़मींदार को नहीं होकर के उस गांव या फिर उस विलेज का जो हेड या फिर सरपंच होता था उसको दिया गया था। तो इसको महालवारी सिस्टम के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता था। फिर साउथ इंडिया में थर्ड सिस्टम हमने पढ़ा कि मुंड्रो व्यवस्था है। फिर मुंड्रो सिस्टम क्या था? मुंड्रो सिस्टम क्या था कि स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट जो था उसके अगेंस्ट आया था। वहाँ जो नया सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था उसको रैयतवारी सिस्टम या रैयत कहा जाता है। रैयत मीन्स होता है फार्मर। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड जो थे उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ जो वॉर हुआ था, तो टीपू सुल्तान का जो एरिया था उससे बहुत सारे एरियाज को अपने एरिया में हायर कर लिया था। फिर छोटे लेवल पर या फिर स्मॉल लेवल पर उसको इम्प्लीमेंशन किया, फिर उसको वापस से इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। उसके बाद टॉमस मुंड्रो ने सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, इस कारण से इसको या फिर मुंड्रो सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या था, सिस्टम सिमिलर है, बस टैक्स कलेक्शन का जो तरीका था उसमें चेंजेस आ गया था। यहाँ पर क्या होता है कि टैक्स कलेक्ट करने का काम न तो किसी जमींदार को दिया गया, न ही गांव के मुखिया को दिया गया। यहाँ पर सीधा टैक्स कलेक्शन का जो वर्क था वो रैयत मीन्स यानी किसानों ही से टैक्स कलेक्शन का काम किया जाता था। तो 3 तरह के जो सेटलमेंट्स हैं इनको आप ज़रूर फॉलो अप करिएगा, और एक बार और आप अपनी बुक में से रीड करिएगा, और इनकी जो इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं उनको आप इनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों सेटलमेंट्स में से एक सेटलमेंट्स आपके एग्जामिनेशन में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ठीक। अब जो नेक्स्ट अपना होता है क्रॉप्स फॉर यूरोप, यूरोप के लिए फसलें या फिर वहाँ। ठीक है। अब यूरोप के लिए फसलों से यहाँ पर मीन्स होता है कि यहाँ से इंडिया में जितने भी क्रॉप्स जो होती थी जिनको फर्टिलाइज किया जाता था फिर ग्रो किया जाता था, तो यहाँ की फसलें या फिर क्रॉप्स यूरोपियन मार्केट में बहुत डिमांडेड थी। क्यों? क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा यहाँ पर मसाले वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो बनती थी, और यूरोप में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसी कारण से पुराने ज़माने में या फिर कह सकते हैं पास्ट टाइम में इंडिया को गोल्डन बर्ड या सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, इंट्रोड्यूस किया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉप्स होती थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और बहुत महंगी थी, यानी एक तरह से ट्रेडिशनल जो फार्मिंग होती थी वहाँ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती थी, और बहुत उन्नत या फिर हम हायर लेवल पे इस चीज़ों को करते थे। जैसे कि देखिएगा देश की, ठीक है, बंगाल जो था वहाँ पर पटसन या फिर जो जूट हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आसाम की चाय, टी इन आसाम, आसाम की चाय बहुत इम्पोर्टेंस रखती थी। उसके बाद शुगर कैन इन द यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि पुराने ज़माने का जो संयुक्त प्रांत अभी का उत्तर प्रदेश, वहाँ का शुगर केन बहुत फेमस हुआ करता था। वहाँ से प्रोडक्शन जो था शुगर केन का बहुत हुआ करता था। उसके बाद पंजाब से गेहूँ यानी कि वीट जो हुआ करता था, पंजाब से राइस इन मद्रास, मद्रास से क्या लिए जाते थे, राइस को लिया जाता था। ठीक। उसके बाद एक मिनट रुकिएगा। उसके बाद देखिएगा, जस्ट ए मिनट होल्ड करिएगा। यस। मद्रास, हाउ वाज दिस डन, यानी कैसे होता था। ठीक है। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कलर। 10 कलर है वे हिस्ट्री है, कलर जो होते थे उनके कोई इतिहास रहता है। तो आपकी देखिए लेफ्ट साइड जो है आपकी आपकी जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर कलामकारी प्रिंट दे रखी है। कौन सी प्रिंट दे रखी है? कलामकारी प्रिंट। ठीक है। क्रिएटेड बाय द वेवर्स ऑफ द आंध्र प्रदेश इन इंडिया। यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कलामकारी जो प्रिंट थी वो कहाँ की फेमस थी? तो आंध्र प्रदेश इंडिया में कलामकारी प्रिंट की जाती थी। कलामकारी प्रिंट कहाँ की फेमस थी? आंध्र प्रदेश इंडिया की। छोटा सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम में देखिए कि ब्रिटेन के जो फेमस पोइट्स एंड आर्टिशियंस थे विलियम मॉरिस, उनके थ्रू आउट यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो उनको इस्टेब्लिश किया गया या फिर ड्रॉ किया गया था। उसके बाद यस, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, यानी भारत की जो नील हुआ करती थी, भारत की नील जो थी उसकी डिमांड ब्रिटेन में क्यों थी? सबसे पहले देखिए, द इंडिगो प्लांट ग्रोज परमानेंटली इन द ट्रॉपिकल, यानी इंडिगो जो होता था, जो भारत की जो नील होती थी वो ओनली उन कहाँ पर प्रोड्यूस की जाती थी? इंडिया जो है, यानी कि इंडिया उष्णकटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल जो रेंज होता है वहीं पर भारतीय नील या फिर इंडियन इंडिगो ग्रो अप की जाती थी। 13वीं सेंचुरी तक इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन जो थे वहाँ पर जितने भी जो कपड़े बनाने की जो मिलें थी
उन पर जो पेंटिंग के लिए इंडियन नील का यूटिलाइजेशन किया जाता था, है ना। पेंटिंग के लिए किसका यूटिलाइजेशन किया जाता था? इंडियन नील का यूटिलाइजेशन किया जाता था। तो इंडियन जो नील थी वो बहुत ही कम परसेंटेज में यूरोपियन जो मार्केट्स हुआ करते थे, यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ही कम परसेंटेज में क्या करती थी, जाती थी। इस कारण से क्या होता था, इसका प्राइस हाई हो जाता। कैसे? अब जो कोई भी चीज़ होती है, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है तो उसकी रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो इंडियन जो नील थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोपियन मार्केट में, लेकिन उसकी रीच जो थी, प्रोडक्शन जो था इंडिया में वो बहुत कम था। इस कारण से क्या था कि यूरोपियन जो कपड़े प्रोडक्शन वाली जो चीज़ें थी, उन्होंने बैन उन लोगों ने क्या किया था यहाँ पर, वोयलेट एंड ब्लू डाइज, यानी वोयलेट एंड ब्लू डाइज बनाने के लिए यहाँ पर उनको प्रोहिबिट किया था। और इसके लिए उन लोगों को वुड नाम का एक जो पौधा होता था, वुड नाम का एक पौधा होता था, उसके ऊपर पूरी तरह से क्या रहना पड़ता था, डिपेंड रहना पड़ता था। ठीक है, तो वुड नाम का जो पौधा था उसके बाद डिपेंड रहना पड़ता था। और जो ब्रिटेन जो था वहाँ पर वुड नाम का पौधा आसानी से मिल जाता था। ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वहाँ वुड नाम का जो पौधा था या फिर छोटा सा प्लांट्स होता था वो आसानी से उड़ जाता था। तो नील के साथ जो एक तरह से होड़ लगी थी या फिर एक तरह से जो रेस लग रही थी नील और वुड के प्रोडक्शन में, तो यूरोप के जो वुड प्रोडक्टर जो थे, यूरोप के जो वुड प्रोडक्टर जो थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया कि वो इंडिया से जो नील या फिर इंडिगो का जो इंपोर्ट किया जाता था उसको पूरी तरह से बंद कर दें। ठीक, पूरी तरह से बंद कर दें। लेकिन जो पेंटर्स थे वो लोग क्या करते थे, इंडिया की जो नील थी, इंडिया का जो इंडिगो था, उसी को इम्पोर्टेंस देते थे, उसी को यूटिलाइजेशन करते थे। ठीक। तो इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है, प्लांटेशन, बागान जो होते हैं। प्लांटेशन का मीन होता है, फार्म होता है, उसके ऊपर बाय प्लांटर एम्प्लॉइज वेरियस फॉर्म ऑफ फोर्स। एक बागान एक विशाल, जैसे अपन बाग बगीचे होते हैं ना अपने, उसी तरह से होते थे। तो वहाँ पर एक मालिक होता था, हेड होता था, वो अपने छोटे छोटे लोगों से बहुत सारे काम कराता था, जिसमें कॉफ़ी, शुगर केन, टोबैको, टी एंड कॉटन, बहुत सारी फसलें जो होती थी क्रॉप थी उनको ग्रो अप किया जाता था। ठीक। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ में आती है, इम्पोर्टेंट थिंग्स में फिर कितनी ठीक है नहीं, इसके बाद कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती नहीं मुझे, गुलाम वगैरह भी का। यहाँ पर चीज़ यहाँ आइए। बीघा, बीघा होता है यूनिट ऑफ मेजर ऑफ अ लैंड, यानी कि ज़मीन मापने का एक तरीका होता है बीघा। बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ द एरिया वेरीज इन द वेस्ट बंगाल स्टैंडर्ड एट अबाउट द 1/3 ऑफ एकड़, यानी 1 एकड़ का 1/3 पार्टीशन क्या था, यहाँ पर बीघा कहलाता। 1 एकड़ का 1/3 पार्टीशन बीघा कहलाता था। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फार्मिंग ड्यूज किस तरह से इस सिस्टम शुरू स्टार्टअप किया जाता था। अब सीधे आ जाइए आप, इम्पोर्टेंट चीज़ अगर देखी जाए, द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर, यानी कि नील का जो विद्रोह हुआ था और उसकी बाद से जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर थोड़ी से अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक। इन मार्च 1859 thousands of the rats in the Bengal refused to grow indigo. The rebellion spread. Rats refused to pay rents to planters and attacked indigo factories. Armed with swords, spread bows, and arrows, women turn up to fight with the pots, pans, kitchen implements. Those who work for the planters were socially boycotted, and the Gomstas, agents of the planters who come to collect rent, were beaten up. Right, Rayet source they would no longer take advantage to sow indigo nor be built by the planters, lathials, the लाठी wielding strongmen maintained by the planters। यानी कि नील विद्रोह और उसके बाद देखो, नील विद्रोह या फिर ब्लू रिबेलियन क्या था, इसको अपन रीड करेंगे। ठीक है। अब पहले क्या हुआ था, हमने क्या रीड किया था कि इंडियन जो इंडिगो थी उसकी बहुत नीड थी यूरोपियन मार्केट में।
ठीक। लेकिन इंडियन जो इंडिगो थी उसको ग्रो अप करने के पीछे फार्मर्स को सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता था सॉइल का, क्योंकि एक बार इंडिगो इंडिगो का अगर प्रोडक्शन कर दिया जाता था, उस क्रॉप को अगर कल्टीवेट कर लिया जाता था, तो उसको एक बार कल्टीवेशन करने के बाद बार बार आप उसको एक तरह से वहाँ पर उस खेत पर नहीं उगा सकते, उसकी फार्मिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन पावर जो होता है किसी भी मिट्टी का या फिर सॉइल का, वो बहुत वीक पड़ जाता है। तो जो फार्मर्स थे वो नहीं चाहते थे कि बार बार अपने खेतों में अपने फार्म में क्या करें कि बार बार इंडिगो का प्रोडक्शन करें। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि वो बार बार इंडिगो का प्रोडक्शन करें, जिससे कि क्या हो कि इंडिगो की जो यूरोप में डिमांड है उसकी उसको पूरी तरह से